नाज़रीन, एक से बढ़कर एक इतनी बड़ी खबर है कि समझ नहीं आ रही कि कौन सी खबर का जो है वो पहले बयान किया जाए, क्योंकि हर खबर जो है वो एक से जो है वो ज्यादा वजन रखती है। नाज़रीन, इतनी डेंजरस, इतनी गेम चेंजर और एक ग्लोबल वॉर वाली और एक रीजनल वॉर वाली खतरात वाली जो खबरें हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। दुनिया इतने बड़े टर्मोइल में जा चुकी है, इतने बड़े इवेंट्स और इतनी तेज रफ्तारी के साथ हो रहे हैं कि दुनिया समझने से कसर है कि दुनिया अचानक चलते चलते ये किस फेज के अंदर आ गई है कि स्मूथली दुनिया का निजाम चल रहा है। ये यूएन है, ये आलमी इदारे हैं, ये वर्ल्ड बैंक है, ये ऐसे दुनिया का निजाम चल रहा है। अचानक इतना बड़ा टर्मोइल के अंदर दुनिया जो जा चुकी है। कतर पर जो हमला है वो वाकईतन नाज़रीन जो है वो गेम चेंजर साबित हो रहा है। और अगले आने वाले जो हफ्ते हैं नाज़रीन, ये पॉसिबल है कि ये इजराइल के लिए शामत साबित हो सकते हैं, ये इजराइल की दुर्गत बना सकते हैं, ये इजराइल की तबीयत साफ कर सकते हैं और 100 साल का जो हिसाब किताब है वो इजराइल के साथ चुकता कर सकते हैं। जी हां, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, उनके सिग्नल्स जो है वो इस वक्त आ रहे हैं। और ओवरऑल सूरत हाल ये है कि हम एक कैटास्ट्रोफिक या फिर आई वुड से कि ग्लोबल वॉर के दहाने के ऊपर खड़े हैं। इस वक्त ग्लोबल वॉर के जो खतरात हैं वो अपनी हाईएस्ट सतह के ऊपर जब चले गए। जरा खबर मुलाजा कीजिए, मिस्र जो है उसने प्रपोज कर दिया है नेटो स्टाइल अरब फोर्स जो है वो बनाई जाए। जी हां, दोबारा सुनिए, मिस्र ने प्रपोज किया है कि नेटो स्टाइल ज्वाइंट अरब फोर्स जो है वो बनाई जाए। कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, बहरीन, इराक, शाम, मिस्र, मोरक्को, ये तमाम ममालिक जो हैं इनकी और बाकी इनके ज्वाइंट अरब फोर्स जो है वो बनाई जाएगी और ये नेटो स्टाइल काम करेगी। इसकी एक कमांड होगी और किसी एक अरब मुल्क के ऊपर जब इजराइल हमला करेगा तो फिर ये सारी फौज मिलकर उसके ऊपर जब अटैक करेगी। ये कतर पर हमले के बाद ये प्रपोजल जब सामने आया है तो इससे साबित हुआ, यानी ये बात आगे बढ़ रही है, इससे साबित हुआ कि ये हमला जो है वो गेम चेंजर है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जो 100 साल कबल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जवाल का आगाज होता है और अभी तक वो जवाल जारी है, तो ये वाले जो इवेंट्स है जिसने झंझोड़ के रख दिया है, इसने वाकईतन हिला के रख दिया है। हालांकि इससे पहले ऐसे वाकयात हुए हैं कि इनको जाग जाना चाहिए था। क्या गजा में होने वाली मजालिम इनको जगाने के लिए काफी नहीं थे? दुनिया की कौमें जाग गई कि क्या हो सकता है इस दुनिया के अंदर, और ये नहीं जागे। इनको जाग जाना चाहिए था इजराइल जो कुछ गजा में कर रहा था, लेकिन कतर पर हमले के बाद ये जाग गए हैं। तो या तो वो 1 साल रिवर्स होगा, 100 साल वाला उरू जो जवाल आया हुआ है वो रिवर्स होगा, मुतहद हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, या फिर इजराइल इन सबको जो है वो लिपेट में लेने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इजराइल इन सबको लिपेट में लेने जा रहा है। और खबर यह है इजराइल मिस्र और टर्की के ऊपर अटैक कर सकता है। जी हां, यह खबर सामने आ रही है, इजराइल मिस्र और टर्की के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है और एक फुल स्केल ऑल आउट रीजनल वॉर जो है वो छेड़ सकता है। और उधर देखिए पैरेलल क्या डेवलपमेंट हो रही है। रशिया और नेटो डेंजरस लेवल के ऊपर इस वक्त चले गए हैं, डेंजरस लेवल के ऊपर एस्केलेशन चली गई है। रशिया जो है वो पोलैंड के बॉर्डर्स के ऊपर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स डिप्लॉय करना शुरू हो गया। ये यूक्रेन वॉर में सबसे बड़ी एस्केलेशन है रशिया की जानिब से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पोलैंड जो कि नेटो स्टेट है, जहां पर अभी वो ड्रोन्स गिरे हैं और पूरा एक इशू चल रहा है, अब रशिया ने वहां पर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। और नेटो ने रशिया के तमाम बॉर्डर्स के ऊपर अपनी फोर्सेज, अपने इक्विपमेंट्स, अपना एयर डिफेंस, अपने फाइटर जेट्स वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है, अब आप देखें, ये सारी कितनी बड़ी हेडलाइंस हम आपके सामने रख रहे हैं। और इस सब के दरमियान एक और सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है, यूनाइटेड नेशन ये कह दिया है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के दहाने के पर आ चुके हैं। जी हां, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से जो कह रहे हैं आपको पता है, यूनाइटेड नेशन वो ये कह रहा है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के दहाने के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। हेडलाइन मैं आपके सामने रख रहा हूं, यूनाइटेड नेशन वार्न्स द वर्ल्ड इज स्टार्टिंग इनटू द अबाइस ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। यूनाइटेड नेशन इस बात को जो हम पहले दिन से कर रहे हैं और इन खतरात का इजहार आपके सामने कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन इन सारी डेवलपमेंट्स को जो मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, जो पैसिफिक में हो रही हैं, जो अब यूक्रेन की एस्केलेशन जिस लेवल के ऊपर चली गई है। और अगर आप चाइना के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने जो स्पीच में बात की, उनकी एक लाइन हमने आपके सामने रखी थी। चाइना के सदर ने कहा कि इंसानियत जो है वो जंगों और पीस के दरमियान क्रॉस रोड के ऊपर खड़ी हुई है। एक तरफ ऐसा मौका है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि सब मिल बैठकर अमन की तरफ चले जाएं, लेकिन दूसरी तरफ हमें जंगे जब नजर आ रही हैं। ये चाइना के सदर ने बात की। मौजूदा मिडिल ईस्ट के इवेंट्स, मौजूदा पैसिफिक के इवेंट्स और मौजूदा यूक्रेन की एस्केलेशन, जिसमें यूक्रेन जंग रुकने के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, बल्कि नेटो और रशिया हाईएस्ट लेवल की एस्केलेशन की तरफ जब इस वक्त जा चुके हैं। देखिए बात यह है कि फ्रॉम द डे वन पर्सनली मेरा ये नजरिया रहा है, मैं इस तरह से इस चीज को देखता रहा हूं कि वो एक ग्लोबल वॉर लॉन्च करेंगे। और मैं ऐसा क्यों समझता हूं फ्रॉम द डे फर्स्ट, और जैसा हम ये कहते रहे कि ये रुकेगा नहीं और आज तक ये नहीं रुका अनफॉर्चुनेटली, तो वाई आई अंडरस्टैंड, मैं कोई मतलब जाहिर है कि दुनिया के जो वाकयात हैं, जो दुनिया के एनालिसिस हैं, जो दुनिया के एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, उनको देखकर ही ये अजम्पशन मैंने कायम की है कि ये ग्लोबल वॉर जो है वो लॉन्च करेंगे। उसकी सॉलिड रीजन क्या है
क्योंकि रीराइट द हिस्ट्री करना बहुत जरूरी है। इस वर्ल्ड के अंदर इजराइल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जो रियलिटी उनकी दुनिया के सामने आ चुकी है, इस वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करने जा रहे हैं, वो सारी दुनिया ही नहीं बनाने जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई दुनिया बनी ना, तो एक और जंग के बाद एक और नई दुनिया। देखिए, 2 आलमी जंगें लड़ी गई इजराइल को कायम करने के लिए, डेफिनेटली उसके बाकी मकासद सारे मामला थे, लेकिन दोनों आलमी जंगों का आउटपुट क्या था? ठीक है, दोनों, और खासकर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसके तो इवेंट्स देखकर ऐसा लगता है कि बाकायदा इनका हाथ था उस आलमी जंग को ट्रिगर करने में। खैर, उन 2 आलमी जंगों का नतीजा, आउटपुट क्या निकलता है? इजराइल। तो इजराइल कायम हुआ 2 आलमी जंगों के बाद। तो इस इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए एक ग्लोबल वॉर ही चाहिए ना, उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसको दजला फरात तक ले जाने के लिए एक बड़ी जंग ही चाहिए। इसके बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी वो किस तरह से चीजों को देख रहे हैं कि उनका घमंड क्या है। देखें, 45 में वो आलमी जंगें 2 जीत जाते हैं, उसके बाद वो दुनिया का नक्शा बनाते हैं। ये शाम होगा, ये फलाना होगा, ये फलस्तीन होगा, ये जॉर्डन होगा, इस तरह पूरी दुनिया का नक्शा बनाते हैं, वो लकीरें खींचते हैं। तो वो तो उसी लेंस से देख रहे हैं ना कि हमारे भाई ये हमने मुल्क बनाए हैं, इनकी क्या हैसियत है। अगर आज हमें ये चाहिए तो हम ये ले लेंगे, और अगर ये रेजिस्ट करेंगे तो ये जो चेस बोर्ड है, ये हमने ही बिछाया ना, तो हम इसको उठाकर फेंकेंगे और नया चेस बोर्ड बनाएंगे, उसमें अपने प्यादे रखेंगे, उसमें बादशाह रखेंगे, उस पर दोबारा सजाएंगे, ये ऐसा मुल्क होगा, इसकी बॉर्डर्स ये होंगे, और फिर उनकी कितनी ताकत होगी ये हम बताएंगे, तुम्हारी इतनी ताकत है, तुम्हारी इतनी ताकत है। ठीक है ना, उन मुल्कों की आइडियोलॉजीज क्या होंगी, उनके अलायंसेस क्या होंगे, ये सब हम डिसाइड करेंगे। तो ये वो पावर है जिसका मुजाहरा एक हमले में, खलीजी रियासत के एक हमले पर इसकी छोटी सी झलक उन्होंने दिखाई है कि हम ये, और देखें, ये जो सारे ममालिक हैं, ये इस ताकत को समझते हैं कि हां, उनके पास ये ताकत है कि वो दोबारा से सब ये लपेट कर एक नया नक्शा जो बिछा दें, और इसलिए वो एक खास हद से आगे अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ नहीं जाते। ठीक है ना, और उनको भी इस ताकत का इस्तेमाल करने की आज तक जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि सदाम हुसैन है, बशार है, कजाफी है, उनको वैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो ये ममालिक हैं वो वैसे उनके ताबेदार हैं, तो उस ताकत की इस्तेमाल की जरूरत क्या है। लेकिन आज जब इजराइल एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, उसकी फाइनल अटेम्प्ट वो करना चाहता है, और दूसरी तरफ वो गजा में स्टक हो चुका है, वहां पर वो मिलिटरीली कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका और स्टक हो चुका है, तो उसको इस शिकस्त से निकालने के लिए खुली जंग छेड़ दी जाए, जिसके बाद वो उसको जो उसके मकासद हैं वो पूरे करवाया जाए। और इसके साथ फिर एक और चीज समझिए, इन तमाम बातों को तकवीयत देने के लिए वो मिडिल ईस्ट में किसी को भी न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं बनने देना चाहते। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब न्यूक्लियर पावर को, आज अगर आलमी जंग छिड़ जाती है, आज अमेरिका फौजें उतर जाती हैं इजराइल के साथ, सामने मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जो खड़ा होगा इनसे लड़ने के लिए? कोई 2-4 मिसाइल मार भी देगा अगर, तो उनके पास तो न्यूक्लियर ताकत है ना, वो 2-4 न्यूक्लियर गिरा देंगे। आपके पास जो मर्जी कन्वेंशनल ताकत आप लेकर बैठे हुए हैं, आप कैसे लड़ सकते हैं अमेरिका और इजराइल से? वो 2-4 न्यूक्लियर मिसाइल आपके ऊपर गिरा देंगे, और वो हेजिटेट नहीं करेंगे, न्यूक्लियर इस्तेमाल करने में। इसलिए वो न्यूक्लियर नहीं बनने देना चाहते किसी को, क्योंकि जब कोई न्यूक्लियर बन जाएगा तो वो जो 45 वाली उनकी 1945 के बाद जो उनकी पावर है, वो स्टेटस को चैलेंज होता है। वो मिडिल ईस्ट में अगर कोई न्यूक्लियर ताकत बनता है तो वो स्टेटस को चेंज होता है, क्योंकि फिर अमेरिका की जितनी मर्जी पावर है, न्यूक्लियर पावर उस तमाम पावर को कन्फ्रंट कर सकता है। इसलिए वो किसी सूरत, ईरान को तो किसी सूरत नहीं वो बनने देंगे। ये मेरी बात आज लिख लीजिए। और ईरान भी अब न्यूक्लियर बनाए बगैर नहीं रुकेगा, और बल्कि मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्क भी इस बारे में सोचेंगे। अभी अरबों को टाइम लगेगा आगे बढ़ने में, बड़े बोल्ड फैसले करने में, क्योंकि ये जो फियर है ना कि हमारी बादशाहतें ये गिरा देंगे, ये फियर उनके, आप कह लें कि इतना कूट कूट कर भरा हुआ है कि इसका निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब ये इतना बड़ा 440 वोल्टेज का करंट भी लग चुका है कि अब उनको फैसले भी करने हैं। तो ये सारा तनाजुर है जो हम आपके सामने, क्योंकि एक होता है ना कि सब चीजें उड़ आ गई हैं, यानी एक सिस्टम है जो चल रहा है, एक ऑर्डर है जो चल रहा है, वो सारा डिसऑर्डर की तरफ चला गया है। तो अब उसको बयान करने के लिए इतनी डायमेंशंस हैं कि बहुत उसको मुश्किल है उस बात को समझना कि होने क्या जा रहा है। तो इस तनाजुर में अब फैसले होने, और आज कतर में बड़ी बैठक शुरू हो गई है। ठीक है ना, तो जनाब अली अगले 24 घंटे इस्लामी दुनिया के लिए, अरब वर्ल्ड के लिए कितने ज्यादा फैसला कुन साबित हो सकते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक तरफ मार्को रूबियो इजराइल के अंदर मौजूद हैं, और उन्होंने जो वहां पर बयान दिए हैं, और नेतन्याहू ने दोबारा कतर पर हमला करने की धमकी लगाई है, और जो मार्को रूबियो के वहां से स्टेटमेंट्स आ रही है इजराइल से, वो भी आपके सामने रखते हैं। कतर ने और अरब वर्ल्ड ने सबने बड़े फैसले करने हैं। जरा टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर आपके सामने रख रहे हैं। इजिप्ट
रिवाइविंग प्रपोजल फॉर नेटो स्टाइल एयर फोर्स टू प्रोटेक्ट कंट्रीज फ्रॉम अटैक। 20,000 अपने मिलिट्री पर्सनल मिस्र ने पेश कर दिए हैं। हम 20,000 फौज दे रहे हैं, यानी वो जो ज्वाइंट फोर्स होगी ना, उसके लिए 20,000 फौज उन्होंने प्रपोज कर दी है। और मैकेनिज्म बनाया जाए सबकी कंसेंसस के साथ कि जैसे नेटो है तो एक मेन कमांड है ना, तो इस फौज की क्या मेन कमांड होगी, कैसे, कहां पर हेडक्वार्टर होगा, फंडिंग, ये वो सारे मामला, और सबका कंसेंसस हासिल करना जरूरी है। ऐसी फौज आज तक क्यों नहीं बन सकी? बुनियादी वजह वही है जो हमने आपके सामने रख दी है, वो फियर कि हमारी बादशाहते गिरा देंगे, हम अपनी फौज बनाने की तरफ जाएंगे, हम ताकत हासिल करने की तरफ जाएंगे, हम आजादी हासिल करने की तरफ जाएंगे, ये हमारी बादशाहते गिरा देंगे। तो आज तक अगर ऐसी फोर्स नहीं बन सकी तो उसकी वजह बुनियादी यही है। तो कंसेंसस होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें जनाब अली मोरक्को से, अल्जीरिया से उनकी वो भी अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे अरब ममालिक, इराक, शाम, ये सब जो है वो अपना हिस्सा जो डालेंगे। शेयरिंग कमांड पोजीशंस, ये जनाब उन्होंने प्रपोजल रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर इजराइल बहुत सीख पा है। इजराइल के अंदर अब बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है कि नेतन्याहू की गलत पॉलिसीज कैसे इन सबको मुतहद कर रही हैं। देखिए, मिस्र इजराइल का इत्तेहादी है, यूएई इजराइल का इत्तेहादी है, ये सारे इजराइल के या साथ हैं या खामोश है। तो इजराइल और अमेरिका तो ऑलरेडी कॉन्कर कर चुके हैं ना अरब वर्ल्ड को, तो अब तो वो थोड़ा सा उनको झटका लगा है। इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि उनकी सारी बसात उलट जाए और उनकी ये सारी एरोगेंस जो है वो उल्टी पड़ जाए, ये इसका एक नतीजा हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि इजराइल की शामत भी आ सकती है। तो उनकी एरोगेंस के हम ये इन मुल्कों की हैसियत ही कोई नहीं है, हम ये सब नक्शे उठाकर फेंकेंगे और दोबारा नए नक्शे बनाएंगे। भाई जॉर्डन क्या है, मुझे बताइए, जॉर्डन क्या है? जॉर्डन इज द पार्ट ऑफ द पैलेस्टाइन, जिसको आप कनान कहते हैं। तो जो कनान था उसमें ये आज का जॉर्डन भी आता है, यानी जो फलस्तीन है। तो ये नक्शा उन्होंने बनाया, ये जॉर्डन होगा, ये फलस्तीन होगा। तो जॉर्डन तो पार्ट ऑफ द पैलेस्टाइन है। तो वो कहते हैं इन मुल्कों की हैसियत क्या है। तो ये उनकी एक एरोगेंस और उनकी ताकत भी है। लेकिन ये सब उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन भी बदल रहा है, चाइना, रशिया, वो सारे भी। तो अंदर से शदीद तनकीद हो रही है। अब जो मिस्र ने प्रपोजल दिया है, उन्होंने कहा कि ये पेनफुल ब्लो है इजराइल के लिए। ये इजराइल के अंदर से बात हो रही है। और जैसे अब्राहम अकॉर्ड को धचका लग चुका है, तो ये पीस एग्रीमेंट जो इजराइल के साथ हुए हैं उनके लिए बड़ा धचका है। और इजरायली गवर्नमेंट ने, नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने हमारी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको हिला कर रख दिया है। और इररिस्पांसिबिलिटीज और इमेच्योर जो एटीट्यूड है नेतन्याहू की गवर्नमेंट का, और जो एरोगेंस है, ये हमें ग्लोबल स्टेज के ऊपर उखाड़ कर फेंक रही है। दे मस्ट बी रिप्लेस्ड बिफोर इट्स टू लेट। तो ये जंगें ऐसी होती है ना, देखें, जो मिसाल के तौर पर जर्मनी है, उसकी भी तो कैलकुलेशन थी ना, नतीजा उल्टा निकला। इस तरह रशिया अफगानिस्तान में आया था, सोवियत यूनियन आया था, नतीजा उल्टा निकला। यूक्रेन में जो वेस्ट की असम्पशन थी, नतीजा उल्टा निकला। तो जाहिर है कि इजराइल भी एक समझता है कि उसकी ये ताकत है, वो ये कर सकता है, लेकिन उसका नतीजा उल्टा भी निकल सकता है, ठीक है ना। वो यमन को डिस्ट्रॉय करने आए, नहीं कर सके। सो इसके साथ इजिप्ट ने ये अनाउंस किया है कि वो इंटेंसिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो शुरू कर रहे हैं। और इसमें अरब और इस्लामिक जो वर्ल्ड है उनके साथ वो राब्ते कर रहे हैं। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर, इजिप्ट ने राब्ता किया, किससे? टर्की के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। अब ये के बाद दिख रहे इंटेंसिव डिप्लोमेटिक एक्शन भी वो शुरू कर चुके हैं। टर्की से बात हुई है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार से बात हुई है, सऊदी अरेबिया से बात हुई है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वाई? पाकिस्तान के पास बड़ी मिलिट्री है, पाकिस्तान इकलौता न्यूक्लियर ताकत है, और अरब वर्ल्ड के बहुत ज्यादा, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री और आगे पीछे चीजों को देखता है। ये जो मुल्क है गल्फ के, खास तौर पर ये जब भी असलहा वगैरह खरीदते हैं तो पाकिस्तान उसमें जरूर शामिल होता है, ये पाकिस्तान की एडवाइस शामिल होती है। सो पाकिस्तान का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कोऑर्डिनेशन मिस्र ने शुरू कर दिया रीजनल कंट्रीज के साथ, और एक इंटेंसिव उन्होंने अपनी एफर्ट शुरू कर दिए। बड़े फैसले, यानी वो ग्राउंड बना रहे हैं ना। तो आज मीटिंग हो रही है, कल तक ये चलेगी, तो उससे पहले वो सबसे पूछ रहे हैं और एक माहौल बना रहे हैं कि अल्टीमेटली फैसला क्या करना है। एक्सचेंज किए व्यूज सिक्योरिटी के हवाले से और जो चैलेंजेस हैं और इजराइल को जवाब देने के हवाले से सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। और अरब और इस्लामिक नेशन जो है वो एक नाजुक तरीन मोड़ के ऊपर आकर खड़ी हो गई हैं। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है, डिबेट जारी है, अमेरिका शामिल था, अमेरिका ने ग्रीन लाइट दी। देखिए, एक बड़ी सॉलिड चीज सामने खुलकर आ रही है, और वो ये मेरा ख्याल है कि 100% इस बात को अब यकीन कर लिया जाना चाहिए कि इसमें अमेरिका था। पहले दिन से ही बात तो हो रही है कि अमेरिका था, लेकिन उसको डिग आउट किया जा रहा है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए अमेरिका के बगैर हो ही नहीं सकता। वाई? कतर में सेंटकॉम बैठी हुई है, एयर डिफेंस लगा हुआ है, इधर से आ रहे हैं मिसाइल्स, तो ऑटोमेटिकली एयर डिफेंस जब वो एक्टिवेट होगा। देखिए, मिसाइल आ रहे हैं ना, ड्रोन आ रहे हैं, तो एयर डिफेंस को क्या पता कि ये किसके हैं। ये हो सकता है यमन के हो, ये हो सकता है ईरान के हो, किसी दूसरी ताकत के हो। तो एयर डिफेंस ने तो आगे से एक्टिवेट होना था, इंटरसेप्ट करने की कोशिश करनी थी। इंटरसेप्ट होता या ना होता, जब यमनी मिसाइल जाते हैं इजराइल, तो आगे से इजरायली एयर डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। तो जब
कतर की तरफ मिसाइल आ रहे हैं, एयर डिफेंस लगा हुआ है, एयर डिफेंस, और बर्तानिया का भी उन्होंने खरीदा हुआ है, अमेरिका का भी खरीदा हुआ है, एयर डिफेंस एक्टिवेट ही नहीं हुआ। यह सबसे बड़ा एविडेंस है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व था, उसको जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया, एयर डिफेंस को हमले से पहले ही डीएक्टिवेट कर दिया गया, क्योंकि अगर अमेरिका को पता ही ना होता तो डीएक्टिवेट कैसे होता है डिफेंस, पता था तो डीएक्टिवेट किया ना। इसलिए इन ममालिक के जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो एक बटन की मार है। इससे यह भी साबित हुआ कि किल स्विच जो है उनके पास है, सामने उनको नजर आ रहा है, हमारे लिए जंगी तारे खड़े हैं, हमारे लिए ये एयर डिफेंस उन्होंने लगा कर रखा हुआ है, एक बटन की मार है बस, उन्होंने वो बटन खींच दिया मैं सिंबॉलिकली बात कर रहा हूं, एक बटन बस उन्होंने बंद कर दिया, सारे इक्विपमेंट्स खामोश बैठे हुए हैं। यानी आपने चौकीदार पाले हुए हैं, आपने चौकीदार गार्ड्स रखे हुए हैं, आप उनके ऊपर पैसा लगाई जा रहे हैं, एक दिन आपके ऊपर अटैक हो जाता है और चौकीदार मतलब रेजिस्ट भी नहीं करते। बचा एक होता है बचाना, वो सोए रहते हैं, वो रेजिस्ट भी नहीं करते, वो आगे से एक बुलेट भी नहीं चलाते। तो ये कुछ उनके साथ हुआ है, वो एयर डिफेंस एक्टिवेट ही नहीं हुआ। इट्स मीन कि उन्होंने उसको बंद किया था। अगर अमेरिका को पता ना होता तो ऑटोमेटिकली एयर डिफेंस ने तो एक्टिवेट होना था। ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि वो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन फिर मकसद क्या है अमेरिका का ये सारा कुछ करवाने का? और अब जरा ये खबर देखिए, नेतन्याहू माइट लॉन्च अ रीजनल वॉर स्टार्टिंग विद इजिप्ट एंड टर्की। देखिए अब आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लें, कुछ भी एक्सपेक्ट कर लें, आप बचा क्या है इस दुनिया में? आप गजा को देखकर मुझे बताइए, हालांकि हम इसको कवर कर रहे हैं लेकिन हम भी सारी वीडियोस गजा की नहीं देख सकते, तो आप ये क्यों नहीं इसको जो है वो अज्यूम कर सकते या इसको एक्सेप्ट कर सकते कि इजराइल मिस्र और टर्की पर भी अटैक कर सकता है? और हैरिट्स की कल हेडलाइन हमने आपके सामने रखी ना, वो कल से डिस्कस हो रही है। हैरिट्स ने कहा कि टर्की कुड बी द नेक्स्ट टारगेट, और हमास की लीडरशिप हो सकता है वो टर्की जा चुकी हो, और सीरिया का जो फड्डा चल रहा है। अच्छा, तो टर्की के ऊपर और मिस्र के ऊपर अटैक हो सकता है, और इसको जोड़िए आप नेटो के साथ, नेटो वहां पर, और जो कुछ इजराइल कर रहा है ये भी तो नेटो ही का प्रोजेक्ट है ना, ये भी तो नेटो ही की जंग है जो इजराइल लड़ रहा है। ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने क्या कहा, ये नेटो है जिसने हमारे पर हमला किया है। तो नेटो वहां पर बड़ी जंग शुरू करेगा तो यहां पर मिडिल ईस्ट में नहीं शुरू करेगा, ठीक है ना। और ये तो ओवरऑल फिर इजराइल के लिए, ओवरऑल नेटो की जंग अंदर इजराइल के लिए मौका होगा कि वो एक्सपैंड करे। कहेगा वो, जैसे जर्मनी कहता है ये डर्टी वर्क हमारे लिए कर रहा है, तो उनके लिए भी जंग लड़ रहा होगा लेकिन असल में अपनी एक्सपेंशन भी कर रहा होगा। यहां पर ये पॉसिबल है कि वहां पर अगर जंग छिड़ गई, ये 1000% कंफर्म है कि यहां पर ये ऑल आउट वॉर होगी, नेटो फोर्सेस यहां पर उतरेंगी, अमेरिकन फोर्सेस उतरेंगी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन टर्की के ऊपर हमला इजराइल को बड़ा महंगा पड़ सकता है, ये मैं आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि टर्की बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर मुल्क है, और 2015 में उन्होंने एक मुजाहरा किया था। रशियन जो फाइटर जेट्स हैं वो इनकी एयर स्पेस में आ गए थे, गलती से आए थे, या वैसे रशिया जो टेस्ट कर रहा था जो इनका एयर डिफेंस है, तो टर्की ने रशियन फाइटर जेट गिरा दिया था 2015 में। और इस वक्त पूरे यूरोप में सबसे जो मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री है वो टर्की की है, ये बात ध्यान में रखें। टर्की पर हमला बहुत बुरा नतीजा इस नेतन्याहू को भुगतना पड़ेगा। और उर्दगान की बड़ी ही दिलचस्प और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि जब रीजन के अंदर जो बॉर्डर्स है वो ब्लड और टीयर्स के साथ खींचे जा रहे हैं, वी विल नॉट एक्सेप्ट अ रिपीटिशन ऑफ द डिवाइड एंड रूल गेम। हिस्टोरिक स्टेटमेंट है मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए। डिवाइड और रूल गेम को, इस खेल को अब हम दोबारा रिपीटेडली बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो हम चीजें बयान कर रहे हैं वो फिर सही अप्रोच है। उर्दगान भी एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब हम सही अप्रोच से चीजों को देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका क्या कर रहे हैं। लेबनान की गलती है इसलिए अटैक कर रहे हैं, सीरिया की गलती है इसलिए अटैक कर रहे हैं, अंसारुल्लाह की गलती है, ईरान की गलती है इसलिए अटैक कर रहे हैं, कतर में हमास लीडरशिप बैठी थी इसलिए अटैक किया। यानी हर मुल्क को जवाब बनाकर अटैक कर रहे हैं और अलग अलग करके सबको हमला कर रहे हैं। 8 मुल्कों के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया है, सबको अलग अलग करके मार रहे हैं। तो डिवाइड एंड रूल, तो अब वो खुद ये कह रहे हैं कि ये इजराइल तो हमारे साथ ये खेल खेल रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं हम करेंगे। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच चुके हैं दोहा, और ओआईसी का इजलास अलग हो रहा है और अरब लीग का इजलास अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो और उसमें यानी कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर जब शरीक हो रहे हैं और ईरान के सदर इसमें शरीक हो रहे हैं। अच्छा, अब जो है वो नेतन्याहू और इजराइल के जो प्लान्स है वो आखिर में जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। नेतन्याहू ये कह रहा है कि हमास के लीडर जो कतर में बैठे हुए हैं इनको हम, मतलब दोबारा उसने जब धमकी लगाई है और ये अब कतर के वहां पर दहशतगर्दों को बिठाकर बैठा हुआ, ये वो गलत मलत बातें ये कर रहा है। मार्को रूबियो जो इजराइल में है उसने कहा है कि ट्रंप ये चाहता है कि हमास को खत्म किया जाए और कैदियों को रिहा किया जाए, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो नेतन्याहू के मुकम्मल साथ खड़े हैं। वो भी यही बात कर रहे हैं कि हमास डिस्ट्रॉय होगी, तो मतलब वो जंग की जारी रखने की जब बात कर रहे हैं। और मार्को रूबियो ने इजराइल में खड़े होकर उन तमाम मुल्कों को धमकी लगाई है फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। मार्को रूबियो ने कहा है कि मैनी कंट्रीज जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हमने उनको खबरदार कर दिया है कि इसका रद्द अमल आएगा। ये मार्को रूबियो वहां से थ्रेट कर रहे हैं। और एक और खबर देखिए, मार्को रूबियो को
एक पावर ये दी जा रही है कि वो पासपोर्ट डिसाइड कर सकता है, यानी किसको डिपोर्ट करना है किसको नहीं करना। वो वहां पर फ्री स्पीच, ये वो कंसर्न्स वहां पर पैदा हो रहे हैं, वहां पर डिबेट छिड़ गई है कि ये तो अमेरिका में कुछ और ही हो रहा है। जो चार्ली कर्क का मामला है, हम उस पर बार बार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि यह मामला बड़ा सेंसिटिव है और इसमें कोई नई गेम वो खेलेंगे, और वही हुआ है। कांग्रेस ने यह बिल पास कर लिया है, अजब मामला हो रहा है। कांग्रेस ने बिल पास कर लिया, जो इजराइल का बायकॉट करेगा उसको पनिश किया जाएगा। ये दुनिया में बायकॉट हो रहे हैं ना, जो मुल्क बायकॉट करेगा, जो कंपनी करेगी, उसको पनिश किया जाएगा। अब कर लें बात डिप्लोमेसी, कोई सीज फायर, कोई अमन, कुछ भी नहीं है सिवाय हार्ड पावर के। तो रशिया ने डिप्लॉय सिकंदर मिसाइल एट पोलैंड एट वार्सा स्ट्राइक सेक्टर, और नेटो इज डिप्लॉइंग एविएशन एंड एयर डिफेंस एसेट्स टू रीइंफोर्स इट्स ईस्टर्न फ्लैंक। यानी वो जो सारा ईस्टर्न फ्लैंक का मसला है ना, जो ये रशिया के ये सारे करीब कंट्रीज हैं, वहां पर नेटो ने अपनी फौजें और उधर से रशिया डिप्लॉय कर रहा है। वेरी डेंजरस। और भी बहुत सारी खबरें अब मजीद आ रही हैं, अगली वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। डेंजरस मामला हैं और अनसर्टन है और रैपिड इवेंट्स हो रहे हैं, और हर एक खबर दूसरी से बड़ी खबर है। आप आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।